हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। सो पी ब्लॉक एलिमेंट में 16 ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ओजोन। सो ओजोन इज़ वेरी फैमिलियर। आप लोगों ने बहुत बार ओजोन वर्ड सुना होगा। ये भी एक ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म कह सकते हैं, जो कि ट्राइएटॉमिक फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, क्योंकि जो डाई ऑक्सीजन होती है वो O2 फॉर्म में होती है और ये ओजोन O3 फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो चलिए इस ओजोन के बारे में जानते हैं, जिसका बहुत बड़ा ब्रॉड यूज़ हमारे अपर एटमॉस्फेयर में है, जो कि एक ब्लैंकेट ऑफ अर्थ की तरह काम करता है, जिसकी प्रेजेंस से सन से निकलने वाली हार्मफुल रेस जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस, गामा रेस, ये सारी रेडिएशंस जो होती हैं हमारे स्पेस में ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये ओजोन कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इसके प्रिपरेशन है और क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, चलिए इनको जानते हैं। सो सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, तो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो नेचुरल प्रिपरेशन है इसकी, यानी अगर हम नेचुरल प्रिपरेशन देखें तो ये अपर एटमॉस्फेयर में किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन के बाद प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है अराउंड 21% बाय वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन गैस है, जिसका रिएक्शन अपर एटमॉस्फेयर में यूवी रेस से होता है। और यूवी रेस के प्रेजेंस में इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और जो यूवी रेस के संपर्क में आने के बाद बॉन्ड की ब्रेकिंग से जो भी नए एटम ऑक्सीजन के बनते हैं, दे टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म अ O3 मॉलिक्यूल। सो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस जो कि हमारी अपर एटमॉस्फेयर में चलती रहती है। और यही प्रोसेस जो है हमारी ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहलाई जाती है। इसी की वजह से जो है पूरी अर्थ को प्रोटेक्शन मिल रही है। जितने भी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स हैं, वो सभी जो है इस ओजोन से ही बचे हुए हैं। अगर हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो ओजोनाइज़र में इसका यूज़ किया जाता है, जिसका नाम सीमन ओजोनाइज़र है, सीमेंस ओजोनाइज़र। और यहाँ पर इस ओजोनाइज़र में ऑक्सीजन का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जाती है, जो कि साइलेंट स्पार्क कहते हैं, यानी एक ऐसी साइलेंट का मतलब यहाँ पर स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक एनर्जी है। यानी हमें एनर्जी तो देनी है, लेकिन इसमें बहुत कम अमाउंट की स्पार्क देनी है। तो स्लोली फॉर्मेशन जो है आपका O3 का होता है, जिसमें जो एंथैल्पी होती है इसकी वो अराउंड 285 किलो जूल पर मोल की होती है। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और इसीलिए रिवर्सिबल नेचर का भी है, कि स्लोली स्लोली इसमें से O3 जो है वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर अगर रिलीज़ होने लग जाएगा, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है और ब्रेकिंग ऑफ O2 से एनर्जी भी रिलीज़ होगी, तो O3 मॉलिक्यूल उसका यूज़ करके बैकवर्ड रिएक्शन करता है, तब तक हम ओजोन को कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस वाज द प्रिपरेशन which is done in the ozonizer in the laboratory. So now let's talk about the physical property. तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ओजोन जो है वो एक पेल ब्लू गैस होती है, जिसका एक बहुत पंजेंट स्मेल होता है। और अगर इसको कूल किया जाए लिक्विड एयर में के साथ, तो ये कंडेंस हो जाता है और ज़्यादा डीप ब्लू कलर में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है 161.2 केल्विन। फर्दर कूलिंग करेंगे तो इसमें वॉयलेट ब्लैक की अपीयरेंस मिलती है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्दर ये हैवियर है, इसकी वेपर डेंसिटी अराउंड 24 होती है, जो कि एयर की डेंसिटी से ज़्यादा है, क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है वेपर डेंसिटी दैट इज़ अराउंड 14.4, और यहाँ पर जो ओजोन की डेंसिटी है वो है 24। सॉल्युबल की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टर्पेंटाइन ऑयल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड काइंड ऑफ में ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। वैसे तो ये एक न्यूट्रल कैरेक्टर का है। न्यूट्रल कैरेक्टर का मतलब कि ये लिटमस पेपर में कोई भी अपना एक्शन नहीं दिखाता है, ना ही ब्लू से रेड ना ही रेड से ब्लू। और ये काफ़ी अनस्टेबल भी है, जो कि हमने देखा कि अभी हमने प्रिपरेशन में रिवर्सिबल नेचर का है। लेकिन इसकी जो बहुत इसी अनस्टेबिलिटी का अगर हम देखें, देखिए अनस्टेबिलिटी में ओजोन जो है, अगर हम डिकम्पोजिशन देखें इसका, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन जहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि O3 को इजीली ब्रेक किया जा सकता है इन 470 केल्विन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में।
और ये बनाएगा आपका 3O2, जहाँ पर इसकी एंथैल्पी आपकी उतनी ही है जितनी बनते वक्त थी, बस इस बार माइनस की 285 किलो जूल होगी। तो इसकी यही प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठाते हुए हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर को अगर हम देखें तो O3 मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा, अनस्टेबल है O2 मॉलिक्यूल में और एक नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। अब इस एटॉमिक ऑक्सीजन को हम, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये काफ़ी सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है। सबसे पहले कुछ ऑक्सीडेशन करते हैं कंपाउंड्स का। सो ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, और वो क्या हैं? लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले तो ये आपका लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड जिसका कलर जो है ब्लैक कलर का होता है। ये दिखने में अपीयरेंस इसकी ब्लैक होगी, और इस लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में यानी PbSO4 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिसका अपीयरेंस जो है वाइट होती है। नाउ लेट्स सी दिस। वी नो कि ओजोन O3 इजीली ब्रेक होकर के O2 और O बनाएगा, और जैसे ही O बनाएगा तो ये लेड सल्फाइड के कांटेक्ट में आते ही यहाँ से लेड सल्फेट यानी PbSO4 स्टार्ट कर देगा बनाना। सो सी हाउ द इन द प्रेजेंस ऑफ इन द ओजोन PbS is converted into the PbSO4। क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ बैलेंस कर देते हैं, और यहाँ बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओवरऑल जो रिएक्शन मिल जाएगी वो होगी PbS प्लस 4 नेसेंट ऑक्सीजन, और ये PbSO4 प्लस 4O2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से कुछ अदर सल्फाइड भी हैं, लाइक अगर हम कंबाइंड रिएक्शन में देखें CDS यानी कैडमियम सल्फाइड, इसको भी अगर हम ओजोन से ट्रीट कराएं O3 से, दिस इज O3, तो ये भी कैडमियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है, जस्ट लाइक लेड सल्फाइड। सिमिलरली जिंक सल्फाइड एंड सिमिलरली मैंगनीज सल्फाइड, यानी इनकी प्रेजेंस में भी ये इसी तरीके से सल्फेट बनाते हैं, लाइक जिंक सल्फेट एंड MnSO4 विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कुछ सल्फाइड्स जो कि उनको सल्फेट में कन्वर्ट करता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी कि हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या अदर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को अगर हम देखें कंपाउंड्स में, तो ये है हैलोजन एसिड को हैलोजेंस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइजेस हैलोजन एसिड। और ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं बच्चों, सो प्लीज़ इनको बी केयरफुल अबाउट दीज रिएक्शंस, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑक्सीडाइजेज हैलोजन एसिड्स टू हैलोजेंस। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो हमें पता है कि ओजोन इट गिव्स द O2 एंड अलॉन्ग विद दैट नेसेंट ऑक्सीजन। सो लाइक इफ वी आर टेकिंग द HCl और ये नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ से H2O और Cl2 रिलीज होती है। सो बैलेंसिंग हम देखते हैं, बैलेंसिंग इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो हम इसकी कंबाइंड रिएक्शन लिख लेते हैं। 2HCl, दिस इज 2HCl प्लस O3, it gets converted into O2 plus H2O and Cl2। सिमिलरली ये HBr को भी कन्वर्ट करता है, HBr प्लस O3, द सेम O2 एंड H2O, और यहाँ पर आपको Br2 मिल जाएगा। यानी सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गेन I2 from Hi when reacting in the ozone, again O2, H2O and I2। So in this way halogen acids को ये easily convert करता है। तो this is the oxidizing property। अनदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं कि ये फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। तो लेट्स सी कैसे फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। तो आप देखते हैं कि O3 अगेन इट इज O3 गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड
व्हेन वी आर रिएक्टिंग द FeSO4, यहाँ पर हमें कुछ एसिडिक सॉल्ट में H2SO4 भी है, तो नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि फेरस सॉल्ट है FeSO4, तो ये आपका H2SO4 भी प्रेजेंट है, जो स्लोली आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4 होल थ्राइस। सो इन दिस वे इट ऑल्सो गिव्स द H2O। तो अगर हम इसके कंबाइंड रिएक्शन देखें तो कंबाइंड रिएक्शन में 2FeSO4, क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा, 2FeSO4 प्लस H2SO4, नेसेंट ऑक्सीजन विल बी कैंसल्ड, तो यहाँ पर O3 एंड हेयर इज द रिजल्ट। यानी इस तरीके से हम ओजोन की हेल्प से फेरस सॉल्ट को फेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इजीली समझ में आई होंगी। यही प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा मिलता है जब हम इसके कन्वर्जन यूज़ करते हैं पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में। यानी अगर हम पोटेशियम मैग्नेट की बात करें, दैट इज इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम मैग्नेट, दैट इज K2MnO4 टू पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4। सो देयर इज अ डिफरेंस बच्चों, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट और इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, K2 जहाँ पर लग जाएगा दैट विल बी पोटेशियम मैग्नेट, और जहाँ पर सिंगल K है दैट इज द पोटेशियम पर मैग्नेट। डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर। तो मैग्नेट से पर मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और पर मैग्नेट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, अगेन इन अ सेम वे O3 गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर K2MnO4 रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल्सो, और ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के KMnO4 बनाएगा, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट। तो जैसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट बन गया तो अब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने में बैलेंस करें तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी 2KMnO4 लाइक इट इज 2 हियर, सो 2KOH, दिस विल बी ऑल्सो द 2 हियर, सो 2K2MnO4 प्लस O3 मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट हमें मिल गया। सो फॉर एग्जाम यू कैन जस्ट लर्न द कंप्लीट रिएक्शन, बट मेरे हिसाब से आपको ये रिएक्शन का यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमने इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से यूज़ किया। सो इन दिस वे द ऑक्सीडाइजेस द K2MnO4 इनटू द KMnO4। यही रीज़न है कि ये पोटेशियम फेरोसाइनेट को भी पोटेशियम फेरिक साइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट्स सी द अनदर वन ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड है जो आपका K4FeCN6, दिस इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरिक। तो ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है जिसका नाम हम लिख रहे हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता है पोटेशियम फेरिक साइनाइड में। आप कहोगे इसमें पोटेशियम फेरिक साइनाइड का अगर आप देखेंगे तो K3FeCN6। आई थिंक यू आर गेटिंग कन्फ्यूजन हियर कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल तो ऑलमोस्ट सेम है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड कैसे लिख लिया। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें डिफरेंस समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि K इज 4 है तो डेफिनेटली 4 पॉजिटिव। तो जो हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये वाला पार्ट एनायनिक होता है, जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स का नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ। तो ये K पॉजिटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 4 नेगेटिव है। और फेरिक के केस में यहाँ पर Fe के ऊपर जो है आपका 3 पॉजिटिव आएगा, 3 नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव बनाएगा, तो इसीलिए फेरिक साइनाइड हो गया। सो हाउ इट कन्वर्ट्स, लेट्स सी दिस अगेन। O थ्रू इट गिव्स द O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। सो हमारा जो K4FeCN6 है ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड द नेसेंट ऑक्सीजन, सो इट विल गिव्स K3FeCN6 एंड दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर पोटेशियम फेरिसाइनाइड कन्वर्ट हो गया एंड इसमें हमें बेस भी मिलता है। सो द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट बैलेंस्ड, सो आप उसको कंबाइन करके लिख लेंगे, इट इज़ 2 टाइम्स हियर जस्ट बिकॉज KOH भी रिलीज हुआ है,
तो 2K4FeCN6 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, हमारा प्रोडक्ट है 2 टाइम्स K3FeCN6 and the KOH along with the O2. So this is the way you just convert the ferrocyanide into the ferric cyanide. I hope आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, आपने ये अच्छे से नोट कर ली होगी. Now let's see the one of the important topic, that is the estimation of ozone. हम यहाँ पर कुछ estimation of ozone को भी हम ओजोन की हेल्प से देख सकते हैं. So estimation of ozone में क्या है? This is the very important topic. CBSE के 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि किस तरीके से आप ओजोन का एस्टिमेशन पता करेंगे. तो ओजोन को रिएक्ट कराया जाता है एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी जो हम KI लेंगे ये एक्सेस फॉर्म में होगा, और यहाँ पर जब ओजोन रिएक्ट करेगी तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मीडियम होगा वो बेसिक होगा. तो pH ऑफ द मीडियम इज, मैं इसको इसी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन के बीच में, तो जो pH होगा मीडियम का दैट इज अराउंड 9.2. अब 9.2 है तो दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर समवट. तो यहाँ पर क्या होगा, बेस का फॉर्मेशन होता है, तो आयोडीन लिबरेट हो जाती है, KOH प्रिपेयर होता है, KOH के साथ यहाँ पर I2 लिबरेट होगी अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन. सो दिस KOH इज लिबरेटेड हियर एंड I2 इज लिबरेटेड. तो pH क्या करता है कि ये मेंटेन करता है, ठीक है. तो pH जो हम मेंटेन करना है हमें इसको 9.2 पर, ये कुछ बोरेट्स की हेल्प से जो कि एक बफर का काम करेंगे. आई होप आप बफर सॉल्यूशन को जानते होंगे. वो कंपाउंड्स या वो हमारे पास एसिड बेस होते हैं, बफर उनको बोलते हैं जो कि आपके किसी भी सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं करने देते. तो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हम देखा यहाँ पर बेसिक ऑलरेडी बेस हमने मीडियम बना रखा है और ऊपर से बेस भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका pH वैल्यू तो और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा ना. तो इसलिए हमें बफर एक्शन में हेल्प लेनी पड़ेगी सो दैट इसका pH इससे ज़्यादा ना बढ़े. तो बफर एक्शन के लिए हम इसमें कुछ यूज़ करेंगे, कुछ बोरेट्स यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. तो Na2BO3 लाइक, तो इसमें बोरेट यूज़ किया जाता है एज अ बफर इन अ सेकेंड स्टेम. जो आयोडीन लिबरेट हुई है, ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है इसका यूज़ किया जाएगा एज अ टाइट्रेटिंग एजेंट. ये टाइट्रेटिंग एजेंट में यूज़ होगा, यानी हम टाइट्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में जिसका रिएक्शन हम यानी जो टाइट्रेशन कराएंगे वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम थायोसल्फेट. जो सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन होगी लाइक Na2SO Na2S2O3 के साथ रिएक्शन होगी इस लिबरेटेड I2 का, जो कि फर्दर बनाएगा सोडियम टेट्रा थायोनेट. तो S4O6 हो जाएगा, सोडियम टेट्रा थायोनेट. तो Na2S4O6 है एंड दिस इज सोडियम थायोसल्फेट. तो यहाँ पर रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें NaI मिल जाएगा. सो टाइट्रेशन से हमें ये पता लग जाएगा कि हमने कितना अमाउंट जो है टाइट्रेटिंग एजेंट का यूज़ किया, और उससे ये पता चलेगा कि कितना अमाउंट में हमारा O3 जो है कंज्यूम हुई है. सो दिस इज द वे टू एस्टिमेट द ओजोन. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसका एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स. कैसे हम कुछ मेटल्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अगर हम उसकी हेल्प लें, ओजोन की हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से हेल्प. नाउ लेट्स सी द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स. कि ओजोन की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स. तो यहाँ पर ओजोन जो है कुछ सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ये इजीली जो है ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे कि सिल्वर को ऑक्सीडाइज करेगा, मरकरी को ऑक्सीडाइज करेगा. सो सिल्वर टू Ag2 ऑक्सीडाइजेस Ag2O. तो यहाँ पर सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है, वी कैन सी इजीली लाइक O3 इट गिव्स O2+O. सो जैसे ही सिल्वर और नेसेंट ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएंगे सो दे विल प्रिपेयर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O. कंबाइंड रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि O3 is going to react with the Ag
एंड इट विल गिव्स Ag2O। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा होगा आई होप कि किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन हो रही है। इसी भी तरीके से हम मरकरी के साथ भी इसका रिएक्शन करते हैं, यानी Hg2 मर्क्यूरी से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। तो O3 अगेन इट गिव्स O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 टाइम्स Hg रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड इट गिव्स Hg2O। सो जनरली आपने देखा होगा इसकी प्रॉपर्टी में मरकरी की कि ये इसमें जो आपस में जो फोर्स होते हैं डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में, और डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, वो काफ़ी कम होता है। मतलब इसका अट्रैक्शन खुद के मॉलिक्यूल के लिए ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू डिफरेंट मटेरियल मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इसका यूज़ जो है थर्मामीटर में भी किया जाता है। थर्मामीटर में इसलिए क्योंकि इसमें थर्मामीटर की जो ग्लास है उसके साथ इसका कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, तो टेम्परेचर के साथ ही राइज होता है, तो ये ईजिली डाउन भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ सरफेस में यहाँ पर स्टिक दिख रही है, मरकरी अगर आपको दिखाई दे रही है, तो वो मरकरी की वजह से नहीं होता है, वो होता है इस मरकरिक ऑक्साइड की वजह से। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी भी, कि जिसमें उसकी जो है पतली सी टेल जैसी हमें अपीयरेंस होती है। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल भी हुआ। अब अगर हम देखें ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, तो हम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल भी इजीली इसको समझ सकते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल में एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आयोडीन टू आयोडिक एसिड, यानी I2 से हमें HiO3 में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि ओजोन इट गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर I2 व्हेन इट रिएक्टिंग विद द नेसेंट ऑक्सीजन सो इट गिव्स द I2O5। अब ये जो I2O5 है, आयोडीन पेंटा ऑक्साइड, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और इट रिएक्ट्स फर्दर। तो ये फर्दर रिएक्ट करता है वाटर से और हमारा प्रिपेयर करता है HiO3। ना आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइन करने में हमें ओवरऑल रिएक्शन 5O3 प्लस I2 प्लस H2O एंड वी गेट 2 टाइम्स HiO3 एंड 5O2। सो इस तरीके से हम I2 से HiO3 में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है ब्लीचिंग करेक्टर में भी किया जाता है। ब्लीचिंग करेक्टर में क्योंकि एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो इस वजह से क्या है कि हम इसको ब्लीचिंग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का हम ब्लीचिंग फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। सो इसका ब्लीचिंग करेक्टर अगर हम देखें, ब्लीचिंग करेक्टर, तो हमें समझ में आता है कि जब वेजिटेबल कलरिंग मैटर हम कुछ लेंगे, कोई भी वेजिटेबल कलरिंग मैटर, और उसको हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O3, तो आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो एक कलरलेस मिलेगा, ठीक है ना। तो वो आपको एक कलरलेस CLOUR कलरलेस ब्लीच्ड ऑक्सीडाइज्ड मैटर हम कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड मैटर। तो ये जो ब्लीच्ड ऑक्सीडाइज्ड मैटर है, ये इसी वजह से है क्योंकि इसका ब्लीचिंग एक्शन है, तो ये ब्लीच्ड हो चुका है, तो इसका ब्लीचिंग एक्शन में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ द ओजोन हियर। ओजोन का बहुत बड़ा यूज़ जो है स्टेरिलाइजर फॉर्म में होता है। स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर का मतलब कि इसमें जर्मिसाइड्स को किल भी करता है और एज अ डिसइंफेक्टेंट भी ये होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, बैक्टीरिया वगैरह या फंगस इनको भी किलिंग करना। साइट मतलब किलिंग, जर्म्स को किलिंग, जर्मिसाइड। इट ऑल्सो यूज इन द प्योरीफायर एयर, ये एयर प्योरीफायर में यूज़ होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कमी ना हो जाए, लाइक इन रेलवे स्टेशन, जो सबवे होते हैं या सिनेमाज होते हैं या ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहाँ पर जहाँ हैवी क्राउडेड एरिया होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम हो जाती है, तो वहाँ पर प्योरीफाई एयर में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका यूज़ जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी होता है। हमने देखा इसका यूज़ जो है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इनको भी ये यूज़ किया जाता है, यानी इनका ब्लीचिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है, जहाँ पर हमने देखा कि कई फॉर्म में ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। नाउ एट लास्ट वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द डेप्रेशन ऑफ ओजोन। अब लास्ट कई ईयर्स में देखा गया है कि जो हमारी ब्लैंकेट है ओजोन लेयर अपर एटमॉस्फेयर में, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रही है,
धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है डेप्लीशन, जिससे यूवी रेस, हार्मफुल रेस हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस बनती जा रही हैं डे बाय डे। तो असल में होता क्या है डेप्लीशन में, लेट्स सी दिस। देखिए डेप्लीशन के लिए जनरली जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें से मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो सब्सटेंस ओजोन को डेप्लीट कर रहे हैं वो कौन कौन है? दीज आर मोस्टली द फ्रियोन गैसेस लाइक Cl2, CF2, ये फ्रियोन गैस है, ठीक है। ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ की जाती है। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्योंकि यहाँ पर मीथेन यूज़ हो रहा है तो हम इसको नाम क्लोरोफ्लोरो मीथेन भी कहेंगे। सो क्लोरोफ्लोरो मीथेन, सो क्लोरोफ्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम भी है वो है फ्रियोन। तो ये एक सब्सटेंस है जो यूज़ होता है। अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये भी आपका यूज़ होती है एज अ डेप्लीशन के फॉर्म में। क्लोरीन, Cl2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर यूज एज अ, मतलब ये जो होते केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डेप्लीशन के लिए। अगर हम देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे यूज़ करती है, तो यू कैन इजीली सी कि NO2 रिलीज्ड गैस, जनरली ये जेट इंजन से निकलने वाले और रॉकेट से जो हाई एल्टीट्यूड में जब ये फ्लाई करते हैं तो इनसे निकलने वाले एग्जॉस्ट से का जो स्मोक होता है वो जनरली कंटेन करता है NO2। तो जब ये ओजोन के संपर्क में आता है तो इट कन्वर्ट्स द ओजोन O3 इनटू द O2। तो इस तरीके से O3 का कन्वर्जन O2 में हो जाता है और खुद एक बाय प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जो फ्रियोन गैसेस है ये कैसे काम करती हैं, तो असल में जब फ्रियोन गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो लाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी जो हमारी फ्रियोन गैसेस हैं लाइक Cl2, CF2, तो जैसे ही सनलाइट इसमें पड़ी, रेडिएशन इसमें पड़ती है तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म में जनरेट हो जाती है इस तरीके से। नाउ जैसे ही ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है तो ये फ्री रेडिकल, क्योंकि ओजोन तो हमारा वैसे ऑलरेडी एक अनस्टेबल स्टेट में है, तो यहाँ से ये ClO फ्री रेडिकल बनाएगा और ओजोन को कन्वर्ट कर देता है O3 से O2 में। ClO फ्री रेडिकल फिर फर्दर किसी दूसरे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके Cl फ्री रेडिकल बनाता है और खुद जो है किसी अपने जैसे यानी इसी के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो इससे ये पता चलता है कि कंसंट्रेशन जो है O3 का रिड्यूस हो रहा है और O2 का बढ़ रहा है इन सब्सटेंसेस की वजह से। तो जब O3 के लेयर में इस तरह की जो है कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो डेफिनेटली वहाँ पर डेप्लीशन होगा और इसी को हम बोलते हैं ओजोन का फॉल होना, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का डिक्रीज होना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का डिक्रीज होने को ही हम बोलते हैं ओजोन होल। तो आपने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, जिससे क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यूवी रेस हमारे प्लैनेट के अंदर आ जाती हैं, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्किन कैंसर्स होने की चांसेस हैं, इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम में, साइट इफेक्टिंग होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है ओजोन का, दैट इज sp2। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है ये आपका इस तरीके से डबल बॉन्डेड होता है और सिंगल बीच में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम इस फॉर्म में दिखाएं तो ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हम इसको दिखा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 2 एंड 3 4, एंड सेम वे 1 2 3 4 5 6। तो यही इसका स्ट्रक्चर है जहाँ पर इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 127.8 है एक तरफ, और यहाँ दूसरी तरफ भी 127.8 ही रहती है, क्योंकि हम लोग जनरली इसका हाइब्रिड फॉर्म लेते हैं। देखिए हाइब्रिड फॉर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड हेयर एंड द ऑक्सीजन इज हेयर। तो बीच में सेंटर में O पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ऑन एन एवरेज 127.8 और 127.8 है, जहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 116.8 डिग्री का होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओजोन वी हैव स्टडीड सो फार। आई होप आपको समझ में आया होगा। So keep doing the study and thank you very much. Let's meet in the another lecture.